नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये पार्ट 3 है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू। जो क्राइम्स थे जो नाजी लोगों ने किए थे वो एक सिस्टम से जुड़े हुए थे। कैसा सिस्टम? सोच का सिस्टम, एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस का सिस्टम। नाजी लोग एक आइडियोलॉजी पे काम करते थे और ये जो आइडियोलॉजी थी ये हिटलर्स के वर्ल्ड व्यू से कैसी थी? सिनोनिमस थी। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसके अनुसार लोगों के बीच में कोई भी इक्वलिटी नहीं है और यहाँ पर क्या है? रेशियल हायरार्की है, अंतर है लोगों के बीच में। ठीक है, कैसे? रेशियल, जैसे अपने यहाँ जातिवादी जाति को लेके अंतर होता है, यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। In this view, blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top. क्योंकि ये जो जर्मन लोग होते थे, नाजी लोग जो हिटलर वगैरह, इनकी नीली आंखें, नॉर्डिक जर्मन्स होते थे, ये अपने आप को सबसे टॉप पे रखते थे। और जो ज्यूस लोग हैं, सबको इन्होंने, वैसे तो जर्मन लोगों को छोड़ के सभी रेस को नीचे देखा, लेकिन सबसे ज्यादा नीचे इन्होंने ज्यूस को रखा, पकड़ पकड़ के मारा। एंड इनको क्या बोला गया है? ज्यूस को इन्होंने बोला एंटी रेस और बोला गया है कि ये भाई एनिमीज हैं आर्यंस के। आर्यंस कौन है? जर्मन लोग अपने आप को आर्यन बोल रहे हैं। एंड जो भी कलर्ड पीपल हैं, ठीक है, जो इधर उधर मतलब कि प्लेस किए गए हैं उनके एक्सटर्नल फीचर्स के कारण। हिटलर का जो ये रेसिज्म था वो उसे चार्ल्स डार्विन की और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी से आया था। ठीक है, डार्विन कौन थे? एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश करी कि वो एक्सप्लेन कर सकें क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। हर्बर्ट स्पेंसर बाद में आके एक और आइडिया उन्होंने लेके आया एंड दिस आइडिया इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो भी वातावरण में फिट हो पाएगा वो ही आगे स्पेसीज, चीजें या एनिमल, बर्ड जो भी है, या इंसान, जो भी इन्वायरमेंट में फिट बैठेगा वो ही सरवाइव करेगा। तो ये था आइडिया ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। इससे पहले जो कौन आया था? चार्ल्स डार्विन आए थे। उन्होंने भी बताने की कोशिश करी थी कैसे इवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। अब इन सब का जो आइडिया था, ये जो आइडिया था, केवल वही स्पेसीज अर्थ पे जीवित रह पाएंगी जो अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशंस के तरीके में ढाल लेंगी। ठीक है, एंड हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि डार्विन ने कभी भी ये नहीं बोला है कि इन नेचुरल सिलेक्शन में ह्यूमन अपना इंटरवेंशन करें। ठीक है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है ये पूरी तरीके से नेचर करेगा, कुदरत करेगी, आदमी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जर्मन हिटलर वगैरह है वो इस नेचुरल सिलेक्शन को अपने हाथों में ले रहा है। एक तरीके से यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, लेकिन डार्विन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इस आइडिया को रेसिस्ट थिंकर ने, पॉलिटिशियंस ने अपने इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया, तोड़ मरोड़ करके। ठीक है, एंड नाजीज का जो आर्ग्यूमेंट था काफी सिंपल था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वो सरवाइव करेगी और जो वीक है वो सरवाइव नहीं करेंगे। आर्यन रेस को फाइनेस्ट बताया गया क्योंकि आर्यन रेस कौन सी थी? जर्मन वाली। बोला गया कि ये फाइन रेस है, ये फिट रहेगी सर्वाइवल के लिए एंड इसके अंदर पूरी क्षमता है प्योरिटी की, ये स्ट्रांग रहेगी और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी। देखो, एक और एस्पेक्ट था हिटलर की आइडियोलॉजी का और वो रिलेट करता था जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से। और ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था ये था लेवेंस्ट्रॉम का, यानी कि लिविंग स्पेस का। हिटलर चाहता था कि वो अपनी जो टेरिटरी है जर्मनी की उसको बड़ा कर दे,
न्यू टेरिटरीज को एक्वायर करे सेटलमेंट के लिए, सो दैट ये जो एरिया है उसकी मदर कंट्री जर्मनी का वो बढ़ा देगा, और जो सेटलर्स हैं उनको नई जमीन मिलेगी जहां पर वो रह सकते हैं। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं एंड जो पावर है जर्मन नेशन की वो भी बढ़ेगी। Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards to concentrate all German geographically in one place. हिटलर ने क्या किया, अपनी बाउंड्रीज को ईस्टवर्ड बढ़ाने की कोशिश करी एंड बहुत ही जल्दी उसने पोलैंड पे कब्जा कर लिया। नाउ हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। एक बार पावर में आने के बाद नाजीज ने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया अपना जो उनका सपना था उसको इम्प्लीमेंट करना। क्या कि एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर जर्मन्स लोग रहें। अब ये कैसे होगा, फिजिकली एलिमिनेट करके दूसरे रेसेस के लोगों को जो भी अनडिजायरेबल हो। नाजी चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी जो कि प्योर हो, हेल्दी हो, कैसी हो, नॉर्डिक आर्यंस, क्योंकि जो नॉर्डिक आर्यंस हैं ये प्योर जर्मन लोग हैं जैसे कि हिटलर था, एंड यही सिर्फ वो लोग हैं जो कि डिजायरेबल हैं। ठीक है, एंड और यही लोगों को मतलब यही वो लोग हैं जो प्रॉस्परस, जिनको करना चाहिए और जिनको मल्टीप्लाई करना चाहिए अगेंस्ट दूसरी वो सारी क्लासेस के, रेसेस के जो अनडिजायरेबल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो इवन दोज जर्मन हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, यानी कि भले कोई व्यक्ति जर्मनी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इम्प्योर है, कोई डिसेबिलिटी है, एबनॉर्मल है, तो उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब एक प्रोग्राम चलाया गया था, यूथेनेशिया प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, अब हम दोबारा अपनी स्टोरी पे आ गए। हेलमत के जो फादर हैं नाजी ऑफिशियल्स के साथ कंडेम करने लग गए कि इनकी डेथ बहुत सारे जर्मन्स की जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट थे। मतलब देख रहे हो, ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद ज्यूस अकेली ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जिनको अनडिजायरेबल बोला गया, बहुत सारी दूसरी कम्युनिटी भी थी। इवन जब जर्मन लोग अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं तो दूसरी कम्युनिटी को क्या छोड़ेंगे। Many gypsies and black living in Nazi Germany were considered as racial inferiors, जिनको थ्रेटन किया जाता था कि ये बोल के कि आप बायोलॉजिकल प्योर नहीं हो, और यहाँ पर जो सुपीरियर आर्यन रेस है वो जर्मन लोगों की है, और उनको बहुत ज्यादा परसिक्यूट भी किया गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया बाकी सारी ही रेसेस को। इवन जो रशियंस थे एंड पोल्स थे उनको भी सब ह्यूमन कंसीडर किया गया और अनडिजर्व घोषित कर दिया गया। जब जर्मनी ने पोलैंड को एक्वायर किया, ऑक्यूपाई किया, और कुछ पार्ट्स जब रशिया के कैप्चर करे, तो सिविलियंस को भी कैप्चर कर लिया गया कि आप नौकर की तरह हमारे यहाँ काम करें। ठीक है, और बहुत सारे लोग भूख से और हार्ड वर्क की वजह से जो स्लेव्स थे दूसरी कंट्रीज के वो मर गए। फिगर 13 में देखिए, पुलिस एस्कॉर्टिंग जिप्सीज हु आर बीइंग डिपोर्टेड टू ऑस्टविच 1943-1944। ये ऐसा सीन है। तो इस प्रकार की क्रूरता दिखाई जा रही थी हिटलर और नाजी लोगों के द्वारा। देखो, ज्यूस का जो कंडीशन थी वो सबसे ज्यादा बुरी थी नाजी जर्मनी के अंदर, एंड यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा बुरे हालात देखने पड़ते थे क्योंकि जो क्रिश्चियंस थे, बहुत पहले से ही क्रिश्चियन और ज्यूस की नहीं बन रही थी एक सोच के कारण। ये वो सोच क्या थी कि जो जीसस क्राइस्ट है उनको मारने वाले ज्यूस लोग थे, इसकी वजह से ये दुश्मनी थी दो धर्मों के बीच की। अब अनश्योरस क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं मनी से। ठीक है, तो
किलर ऑफ क्राइस्ट समझा जाता था इनको, और अंशोरस समझा जाता था ज्यूस लोगों को, इसलिए जर्मन लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। मेडिवल टाइम से ही जूस लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। इनको जमीन खरीदने नहीं दी जाती थी, जमीन को ओन नहीं करने देते थे, एंड ये सिर्फ सरवाइव कर पाते थे अपने ट्रेड और मनी लेंडिंग की वजह से। बहुत अच्छे से पैसा कमाते थे, दिमाग होता था, लेकिन इन पर काफी अत्याचार हुआ है, जिसकी वजह से इनको अपने अलग इलाकों में रहना पड़ता था, जिनको घेटोस कहते थे। एंड उसके बावजूद इनको परसिक्यूट किया जाता था, मारा जाता था, वायलेंस होता था इनके साथ, इनकी जमीनों को हड़प लिया जाता था। अब देखा जाए तो जो हिटलर है, उसकी जो हेट्रेट थी, नफरत थी ज्यूज के साथ, वो बहुत ही खतरनाक लेवल की थी। सूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस पर डिपेंड करती थी। इसका मतलब ये कि अगर जूस चाहे कि हम कन्वर्ट हो जाएं, तो वो भी नहीं चाहते था। हिटलर चाहता ही नहीं था कि ये कन्वर्ट ही हो, क्योंकि उसके अनुसार कन्वर्शन कोई सॉल्यूशन नहीं है जूस प्रॉब्लम का। क्योंकि अगर कन्वर्शन होगा तो इनकी रेस जर्मन आर्यंस के साथ मैच होगी, या किसी की शादी होती है, किसी ज्यूस की किसी क्रिश्चियन के साथ शादी होती है, तो मिक्सिंग हो जाएगी रेस की, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था किसको, हिटलर को। हिटलर बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए वो सिर्फ एक चीज चाहता था कि बिल्कुल एलिमिनेट कर दो ज्यूस को, बिल्कुल हटा दो। इसलिए 1933 से लेकर 1938 के बीच में नाजी ने इतना ज्यादा आतंक मचा दिया, पॉपुलराइज मतलब कि गरीब कर दिया, जिंदगी बदतर बना दी, सेग्रीगेट कर दिया जूस को, एंड इतना मजबूर कर दिया कि भाई बस आप कंट्री को छोड़ दो। दूसरा जो फेस आता है 1939 से 1945 का, यहाँ पर क्या हो गया, हालात और ज्यादा बदतर हो गए। यहाँ पर तो बस गैस चैम्बर में भर के जूस लोगों को गैस का बटन दबा दिया जाता था, और लाखों जियोस को इसी प्रकार मार दिया गया। अब हम देखेंगे द रेशियल यूटोपिया। देखो, युद्ध की आड़ में नाजीज ने अपनी जो उसका जो मन था मर्डर करने का, जो रेशियल आइडिया था ना, इसको काफी प्रमोट किया। जेनोसाइड, वार, इसको, ये मतलब एक सिक्के के दो पहलू थे, ठीक है। और इसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया नाजी ने कि भैया हम युद्ध लड़ रहे हैं और उसमें लोग मर रहे हैं, और जबकि वो खुद ही मार रहा था। जब पोलैंड को ऑक्यूपाई किया जर्मन ने, तो इसको दो हिस्सों में बांटा। जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था, जिसको जर्मनी ने अनेक्स किया था, इसका क्या किया कि वहां पर जो पोल्स रहते थे, पोल्स मतलब पोलैंड में रहने वाले लोग, उन्हें बोला कि आप अपने घरों को छोड़ो, प्रॉपर्टीज को छोड़ो, अब इन प्रॉपर्टीज पे जर्मन लोगों का कब्जा रहेगा, ठीक है। और जो पोल्स थे, इन्हें नॉर्थ वेस्ट पार्ट में से पोलैंड के निकाल के कहां पर शिफ्ट कर दिया, दूसरे हिस्से में, एकदम गाय भैंस की तरीके से। और उस दूसरे हिस्से को पोलैंड के बोला गया जनरल गवर्नमेंट। तो ये जो आपको फिगर 14 में दिख रहा है, ये एक फ्राइट कार है, जिसके अंदर जो ज्यूस लोग थे उनको डेथ चैम्बर्स में लेके जाते थे, इनमें बंद करके लेके जाते थे, ठीक है, जो गैस चैम्बर्स थे वहां पर। अब हम देखेंगे स्टेप्स टू डेथ कैसे मारा जाता था। स्टेज 1 जो कि एक्सक्लूसिव थी 1933 से लेके 1939 के बीच में। यहाँ पर बोला जा रहा है जो दूसरे लोग हैं जर्मन से, जो अलग हैं जूस जैसे लोग, उनको बोला जा रहा है कि आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे बीच में रहने का। एंड यहाँ पर न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप सितंबर 1935 आया। Only persons of German or related blood would henceforth be German citizen enjoying the protection of German Empire। बोला जा रहा है कि जो जर्मनी की आर्मी है वो प्रोटेक्शन देगी सिर्फ जर्मन एम्पायर के वो लोगों को जो जर्मन है या फिर जर्मन खून से रिलेट करते हैं, बाकियों को नहीं दी जाएगी। और ज्यूस और जर्मन लोगों के बीच में कोई शादी नहीं होगी, कोई संबंध नहीं होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होता है किसी ज्यू और जर्मन के बीच में, तो उसको एक क्राइम माना जाएगा। एंड ज्यूस को नेशनल फ्लैग रखने की अनुमति भी नहीं है। दूसरे लीगल मेजर्स क्या थे कि जो भी ज्यूश लोग थे, बिजनेस करते थे, काफी रिच जो लोग थे, उनका बॉयकॉट कर दिया गया, एंड उनको
गवर्नमेंट सर्विस नहीं दी जा रही थी, उन्हें निकाला जा रहा था गवर्नमेंट सर्विस से। यहाँ पर फोर्स्ड सेलिंग और कॉन्फिकेशन हमें देखने को मिलता है। ज्यूस लोगों की प्रॉपर्टी का जबरदस्ती उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया गया, और इसके अलावा जो ज्यूस की बची कुची भी प्रॉपर्टी थी उसको वेंडलाइज किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, लूटा गया, उनके घरों पे अटैक किया गया और जलाया गया। इस सब में एक आदमी को अरेस्ट किया गया था प्रोग्राम नवंबर 1938 के अंदर, एंड इस दिन को रिमेम्बर किया जाता है द नाइट ऑफ अ ब्रोकन ग्लास। ठीक है, स्टेज 2 के अंदर हम घेटो सेशन देखेंगे 1940 से लेके 1945, यानी वर्ल्ड वार अभी चल रहा है, और यहाँ पर वही बात कि आपको हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सितंबर 1941 में बोला गया कि जितने भी ज्यू लोग हैं उनको अपने ब्रेस्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर एक येलो स्टार ऑफ डेविड को वियर करना होगा, पहनना पड़ेगा। एंड ये जो आइडेंटिटी मार्क है ये स्टैम्प होगा उनके पासपोर्ट के ऊपर, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और उनके घरों के ऊपर भी। और इससे क्या होगा कि जो जूस के हाउस है जर्मनी में उनका पता पड़ेगा, जिनको घेटोस बोला जा रहा है ना, बहुत छोटे से घर होते हैं जहाँ भेड़ बकरी की तरह भर दिया है सबको। एंड ये जो साइट्स है ये बहुत ही ज्यादा गरीबी में और बहुत बुरी कंडीशन में ये होती थी ये सारी जगह। जूस लोगों ने अपनी सारी जो भी वेल्थ थी सरेंडर कर दी थी गेटोज में घुसने से पहले, एंटर करने से पहले। एंड ये जो फिर गेटोज हैं और भी ज्यादा दुख भरे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भूख से लोग तड़प रहे होते हैं, हर जगह बीमारियां होती हैं और बहुत ही ज्यादा गंदगी, पुअर हाइजीन, ये सब चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। स्टेज 3 एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए फिगर 18 में आपको दिख रहा है किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप द कंसंट्रेशन कैंप्स वर एनक्लोज्ड विथ लाइव वायर्स। मतलब यहाँ कैंप के अंदर लोगों को रखा जाता था और कोई यहाँ से अगर बच के भागने की कोशिश करता है तो ये जो तार है वहां से करंट लग के वो मर जाएगा। ये देखिए गैस चैम्बर के बाहर कितने सारे कपड़ों का ढेर है, ये सारे जूस लोगों के कपड़े हैं, फिगर 19। तो जूस जो लोग थे जूस घरों के, कंसंट्रेशन कैंप के और घेटोस के, उनको क्या किया गया था, डिफरेंट पार्ट्स थे ना यूरोप के, वहां से डेथ फैक्ट्रीज में लेके जाते थे, इसके अंदर मालगाड़ी के अंदर। ठीक है, पोलैंड और बहुत सारी जो ईस्ट की दूसरी जगह थी जैसे बेल्जैक, ऑस्टविच, सोबिबोर और ट्रिब्लिनका, चलमनो, मजदानेक में, हो सकता है कुछ जगहों के नाम सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही होंगी क्योंकि ये जगह थोड़ी अलग किस्म की है, बट हमें प्रोनाउंसिएशन से यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना, मेन चीज आप यहाँ स्पेलिंग और नाम देख लीजिए। सो ये जो जगह थी यहाँ पर भी गैस चेम्बर्स थे और बहुत ही बड़े स्तर पे मास किलिंग्स यहाँ पर की गई थी। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की जान यहाँ पर चली जाती थी। फिगर 20 के अंदर आपको कंसंट्रेशन कैंप्स दिखाया जा रहा है। फिगर 21 में कंसंट्रेशन कैंप का एक और नजारा आपको देखने को मिल रहा है, और देखिए किस प्रकार से इतना, मतलब कि लग तो ऐसा रहा है कि कोई पार्क होगा लेकिन ये जेल है उन लोगों के लिए, किनके लिए, जो जर्मन रेस के नहीं है। फिगर 22 के अंदर ये शूज हैं जो प्रिजनर्स से ले लिए गए थे बिफोर फाइनल सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हो मरने से पहले। देखो कितने ज्यादा शूज हैं, मतलब कितने लोगों की इन्होंने जान ली है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसके अंदर यूथ इन नाजी जर्मनी को डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।